हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्रिटिसिज्म ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस किया था कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होता क्या है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसकी क्रिटिसिज्म क्या है। तो क्रिटिसिज्म कौन देता है? जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज बनाई होती हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से रिलेटेड। अब ये भी बात आपको पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपकी इस थ्योरी की अजम्पशंस होती हैं वहीं उनके क्या है क्रिटिसिज्म बन जाते हैं। क्योंकि अजम्पशंस क्या होती है, हमने कुछ अज्यूम किया है, जब ये अजम्पशंस क्या है आपके रियलिटी में अप्लाई होगी, इस थ्योरी में अप्लाई होगी, तो तभी इस थ्योरी को क्या है सही माना जाता है। तो वहीं बच्चे क्या होता है, ये अनरियलिस्टिक अजम्पशंस होती हैं, तो पहला क्रिटिसिज्म तो वैसे वहीं हो जाता है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इन वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहले बात करते हैं क्रिटिसिज्म। तो ये क्रिटिसिज्म दिए किसने थे? तो जो केन्स हैं या उसके बाद वाले जो आपके पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे क्राउथर है, हार्म है, तो इन्होंने क्या है फिशर्स की इक्वेशन को क्रिटिसाइज़ किया था। तो हम इसके सारे के सारे क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बच्चे क्रिटिसिज्म क्या आता है? अ सिंपल ट्रूइज्म और टॉटोलॉजिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल ट्रूइज्म मतलब ये बात तो हमें पहले ही पता थी, ठीक है। टॉटोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि वही बात को बार बार रिपीट किया गया है, बार बार हमें बताया गया है। तो केन्स के वर्ड में देखा जाए तो जो क्वांटिटी थ्योरी है मनी की, वो हमें बच्चे पहले ही पता है, ठीक है। मतलब कुछ नया नहीं बताया गया फिशर्स के द्वारा। ये ऐसी चीज़ है जो हमें पहले ही पता है, जो पहले ही ट्रू है, जो कि विच होल्ड इन ऑल सर्कमस्टांसिस दो विदाउट सिग्निफिकेंस, जो कहीं भी लागू हो जाती है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक सिंपल क्या है ट्रूइज्म है, ये इसने बताया है क्रिटिसाइज करते हुए। इसने आपको कुछ भी नया नहीं बताया। It tells us that the total amount of monetary expenditure of the buyers is equal to the total monetary income of the sellers। मतलब ये कि जो भी खर्चा हो रहा है बायर्स के द्वारा वो किसको जाता है? सेलर्स को जाता है ना। तो सपोज करो कि बायर्स ने अपनी इनकम जो है वो 100 रुपीज़ स्पेंड कर दी, और ये किसका इनकम बन गई है? ये क्या है? बायर्स के द्वारा किया गया खर्चा है, ठीक है ना। इनकम से उन्होंने खर्चा किया, और वो किसकी इनकम बनती है बच्चे? सेलर्स की। तो सेलर्स के पास कितने रुपीज़ चले गए? 100 रुपीज़। यही चीज़ उन्होंने बताई है कि आपके पास जो टोटल अमाउंट है मॉनेटरी एक्सपेंडिचर का, बायर्स जो कि उन चीज़ को खरीद रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा? जो कि मॉनेटरी इनकम है किसकी बनी है? सेलर्स की बनी, जिन्होंने जिससे आपने उस चीज़ को खरीदा है। तो दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं? दैट क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इज एग्जैक्टली सेम एज द क्वांटम ऑफ गुड एंड सर्विसेज बॉट। तो जो आपने बेचा है वही खरीदा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ लागू होती है, क्योंकि बायर्स का जो एक्सपेंडिचर है वो सेलर्स की इनकम के बराबर होता है। तो ये सारा का सारा केन्स के द्वारा कहा गया है कि ये ट्रुथ तो पहले ही हमें पता था, और एक इलिटरेट पर्सन्स को भी ये ट्रुथ पता ही होता है। तो कुछ भी नया इसने थ्योरी ने एक्सप्लेन किया ही नहीं। तो बाकी उसने क्या बताया? दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्चुअल प्रोसेस, कि जो सही में क्या प्रोसेस होनी चाहिए, दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द प्राइस लेवल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी। कि क्यों चेंजेस आ रही हैं आपके जो प्राइस लेवल में, जिस तरीके से मनी की सप्लाई में चेंज आता है। इसने जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट कि कॉज, कारण क्या है, इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या है, वो इसने नहीं बताया है। जो दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना किसी भी थ्योरी के लिए, दैट इज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट, वो नहीं बताया है। ना ही इसने बताया है कि जो क्यों आपकी जो मनी की सप्लाई उसमें इतने सारे चेंजेस आते हैं। तो इट सिंपली टेल्स अबाउट एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको बच्चे पता ही है कि हमने इक्वेशंस में देखा ही था कि जो भी आपकी मनी की सप्लाई है वो किस पे डिपेंड करती है? डिमांड, जैसे हमने किया था ना, दैट पी टी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश, ठीक है। ये डिमांड थी कि इसमें हमने पढ़ा था कि जो प्राइस लेवल है या जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो किसके बराबर होती थी? जो आपकी वेलोसिटी है मनी की, भले वो क्या है सर्कुलेट कर रही है मनी, या भले आपके जो क्रेडिट मनी में जा रही है। वैसे ही हमने ये डिमांड साइड से देखा था, फिर सेलर साइड से देखा था। तो इसने जस्ट आइडेंटिटी की ही बात की है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अनरियलिस्टिक अजम्पशंस की, ठीक है।
तो अनरियलिस्टिक अजम्पशन में क्या हो जाएगा, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो अनरियलिस्टिक अजम्पशन है वो यही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी थ्योरी की अजम्पशंस होती हैं, ठीक है, वही उसका क्रिटिसिज्म बनता ही बनता है। तो इस थ्योरी ने बच्चे क्या लिया था, दैट प्राइस लेवल इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, कि आपका जो प्राइस का लेवल है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, सिर्फ और सिर्फ मनी की क्वांटिटी से। तो इसमें हमने प्रोपोर्शनेट देखा था ना कि अगर मनी की क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है, दैट मीन्स सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, तो उससे प्राइसेस क्या है, बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, तो उसी तरीके से डिमांड ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स, बाकी सारे फैक्टर्स जो कि इक्वेशन में मैंने आपको बताया, वी है, वी डैश है, टी है, ट्रांजैक्शंस है, इसको क्या रखा गया था, कांस्टेंट, और ये प्राइस लेवल को इफेक्ट नहीं करते। लेकिन रियल लाइफ में ये बच्चे जो फैक्टर्स हैं, देखो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, ये क्या है, प्राइस लेवल में कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही रहते हैं। तो ये थी आपकी अनरियलिस्टिक अजम्पशन। फिर हमने एक और अजम्पशन ली थी, ये थर्ड में दिया गया है, वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो जो फिशर्स की अजम्पशंस थी कि आपकी जो मनी इन सर्कुलेशन है, मनी इन द मतलब क्रेडिट मनी है, वेलोसिटी है सर्कुलेशन में, वेलोसिटी जो क्रेडिट मनी की है, या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ना, वो एक दूसरे पे लागू नहीं होते, मतलब इंडिपेंडेंट हैं, खुद से आज़ाद हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अगर कुछ ना कुछ चेंजेस, सपोज करो ट्रांजैक्शंस मतलब टी में आती है, तो उसका बाकी सारे वेरिएबल्स पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन है या ट्रेड ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो उस अगर एक भी वेरिएबल में चेंज आया तो उसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ना ही पड़ना है। फोर्थ पॉइंट है लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड क्या होता है कि एक ही साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इस थ्योरी में हमने क्या देखा, दैट दिस थ्योरीज लेस मोर एम्फेसिस ऑन दी सप्लाई ऑफ मनी, कि इन्होंने ज़्यादा ध्यान किस पे दिया है, मनी की सप्लाई पे, ना कि मनी की डिमांड पे। तो अगर उन्होंने क्या किया, अगर हम लोग डिमांड मनी की कांस्टेंट रख दें, ठीक है, तो फिशर्स को जो इफ़ेक्ट है डिमांड का प्राइस डिटर्मिनेशन में, वो बता ही नहीं पाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है, दैट चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, अगर अकेला मनी में चेंज आता है, वही प्राइस लेवल में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आता है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि डिमांड फॉर मनी का ज़्यादा कोई असर ही नहीं पड़ता, ज़्यादा असर किसका पड़ता है, सप्लाई ऑफ मनी का। अच्छा, याद है सप्लाई ऑफ मनी में हमने क्या किया था, एक किया था क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या आ जाता था, m प्लस एम डैश आता था। फिर हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ मनी, v आ जाता था। वही मनी की सप्लाई आपके किधर से हो रही है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो इसी चीज़ को उन्होंने ज़्यादा क्या है, महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दी है। दैट मीन्स दैट थ्योरी हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन दी मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी अलोन। बस इन्होंने ये बताया है कि मनी की सप्लाई किधर से हो रही है, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए मनी यूज़ कर रहे हो। और इन्होंने क्या इग्नोर किया, जो मनी की एक और फंक्शन होता है, दैट इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। मतलब मनी को डिमांड जब करते हैं, मनी को डिमांड स्टोरेज के लिए भी की जाती है ना, तो इस फंक्शन को उन्होंने इग्नोर कर दिया। इसी वजह से ये थ्योरी क्या है, लॉपसाइडेड थ्योरी। फिफ्थ पॉइंट है बच्चे, प्राइस लेवल इज़ नॉट अ पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर का क्या मतलब हुआ, बी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइस पे अपना प्रभाव डालती है, लेकिन प्राइस अपना प्रभाव नहीं डाल रहा किसी पे। तो दैट मीन्स इस थ्योरी ने क्या लिया है, देख कि आपका जो प्राइस है ना, वो एक पैसिव फैक्टर है, ना कि एक्टिव फैक्टर है। दैट थ्योरी रॉन्गली कॉन्स्टिट्यूट, मतलब ये हमें बताती क्या है, गलत बताती है कि प्राइस लेवल एक तरीके का पैसिव फैक्टर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्राइस लेवल इज़ एन एक्टिव फैक्टर, लेकिन रियलिटी में प्राइस लेवल क्या है बच्चे, एक्टिव फैक्टर है। अगर देखो प्राइस में कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है, कि कितना ट्रेड आपने करना है उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, बिकॉज इंक्रीज्ड प्राइजेस। क्योंकि देखो बच्चे, प्राइस जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, सेलर्स का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन द ट्रेड, ठीक है, ट्रेड में इंक्रीज आएगा, और ट्रेड में इंक्रीज आएगा तो क्वांटिटी ऑफ मनी में भी चेंजेस आएंगे। दैट मीन्स शुरुआत हमने कहाँ से की थी, प्राइस से। तो प्राइस इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिस वजह से क्वांटिटी ऑफ मनी आपकी इन्फ्लुएंस हुई है। दैट मीन्स प्राइस इज एन एक्टिव फैक्टर। ये नहीं हमने कहा कि क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आने की वजह से प्राइस चेंज हुए हैं, हमने ये कहा कि प्राइस
के चेंज होने से क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आया है. सो विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड विद डिक्रीज इन प्राइस देयर इज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी. 6th पॉइंट है आपका एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. तो जो भी आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, ये सारे के सारे ना एक व्यू पॉइंट में ही चलते हैं कि जो भी थ्योरी होगी वो किस में एप्लीकेबल होगी, सिर्फ एक ही केस में, दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट का केस. लेकिन केस हमेशा क्या मानता था, नहीं, आपके इकोनॉमी में लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट भी आती है, ठीक है, उसके लिए भी ये थ्योरीज एप्लीकेबल होनी चाहिए. तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज वैलिड ओनली अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, बट अकॉर्डिंग टू केन्स इकोनॉमीज़ में क्या आता है, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी आ सकती है. और इन इकोनॉमीज़ में इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी मे बी अकम्पनाइड विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन प्राइजेस. क्योंकि इन ऐसे जहाँ पर आपके लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट भी पाया जाता है, वहाँ पर भी क्या है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पड़ता है अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंज किया जाता है. ठीक है, तो ये मनी का जो अकम्पनाइड हो जाएगा इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड नॉट इंक्रीज इन प्राइजेस, मतलब प्रोडक्शन में चेंजेस आएंगे ना कि प्राइजेस में. नेक्स्ट है बच्चे, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द ट्रेड साइकिल्स. ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं, दैट बूम आ जाना, ठीक है, रिसेशन, फिर आपका हम लोग कहते हैं डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाना, रिकवरी आ जाना. तो इस तरीके से क्या है आपके ट्रेड साइकिल्स काम करते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी कर रही है, फेल रही है. तो ये देख लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्राउथर द क्वांटिटी थ्योरी इज एट बेस्ट एन इम्परफेक्ट गाइड टू द कॉज ऑफ ट्रेड साइकिल. तो उसने क्या दिया कि ये इम्परफेक्ट गाइड है, इसने ट्रेड साइकिल्स को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया. इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई ड्यूरिंग डिप्रेशन. देखो बच्चे, डिप्रेशन में क्या होता था, प्राइस उतना नहीं बढ़ते, ठीक है, भले कहते क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती जा रही है, लेकिन डिप्रेशन की सिचुएशन में प्राइस उतना नहीं बढ़ते. ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया. और जब बूम की सिचुएशन आती है, ठीक है, then why during boom they rise without there being any increase in quantity of money. अब बूम में क्या होगा, भले क्वांटिटी ऑफ मनी में कोई चेंज नहीं आए, तब भी प्राइस क्या है, बढ़ जाते हैं. यही चक्कर है ना. इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है कि डिप्रेशन के टाइम ऑफ पीरियड में वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, बड़ी ही कम हो जाती है, क्योंकि लोग इधर से उधर पैसा ना देना ही नहीं चाहते होते. वेलोसिटी क्या होता है, हैंड इन हैंड कितना पैसा, ये कि आपका जो नोट है कितनी बार ट्रैवल कर रहा है ना, कितने टाइम्स जा रहा है किसी के पास. तो डिप्रेशन के टाइम ऑफ पीरियड में वेलोसिटी मनी की कम हो जाती है, बूम के टाइम ऑफ पीरियड में वेलोसिटी मनी की ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, लेकिन इस थ्योरी ने कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी को ही कांस्टेंट रख दिया, तो फिर बाकी के चेंजेस कहाँ से आएंगे. सो वेलोसिटी मनी की हमेशा चेंज होती ही रहती है. नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू हार्म क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये क्या बताती है कि जो आपके टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है, इट सीक्स टू फाइंड आउट टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी बाय मल्टीप्लाई किससे करना है, क्वांटिटी ऑफ मनी को वेलोसिटी से. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी आ जाएगा. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी अब क्या है, ये है एक तरीके का स्टॉक कंसेप्ट. स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है, जिसको एक टाइम ऑफ पीरियड पे मेजर किया जाता है. लेकिन वेलोसिटी तो बच्चे चेंज होती रहती है ना, ये तो फ्लो है. ठीक है, इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम ऑफ पीरियड में कैसे काम कर रही है. तो एक तरफ तो आपका ये स्टॉक है, दूसरी तरफ ये आपका फ्लो है. तो ये थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करेगी, तो यहाँ पे ये थ्योरी क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट. नेक्स्ट इज इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को किसी चीज़ में ले लेंगे ना, सारी की सारी थ्योरी ही गलत हो जाएगी. जैसे कि केन्स ने, ठीक है, हॉट्रे है ये एक ने बताया है कि जो कंक्लूजन है थ्योरी का, कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप पाई जाती है. हमने शुरुआत ही यहाँ से की थी, दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल. मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ती है तो प्राइस का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा. लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं, ये गलत है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी ये किसको प्रभाव करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को. रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको आगे इफेक्ट करेगा, दैट इज़ प्राइस लेवल को. तो इन्होंने क्या कहा, अगर ये हम लेके चले ना, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप पाई जाएगी. जैसे सपोज करो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी लेकिन प्राइस कम होगा. अब इसको मैं बता देती हूँ. जैसे देखो क्या हुआ बच्चे, क्वांटिटी ऑफ मनी में कुछ चेंजेस आए. सपोज करो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ी है, मतलब लोगों के पास मनी की सप्लाई ज़्यादा आ रही है. ठीक है, अब सप्लाई ज़्यादा आ रही है, उससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट
कम होगा उस टाइम ऑफ पीरियड पे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा ही हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, अगर लोगों को इनकम मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि आप लोग लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हो ना चीप वेजेस पे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी उससे क्या होगा, प्राइजेस कम हो जाएंगे, आपको प्राइसेस कम ही लगेंगे। तो इसका मतलब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बढ़ी लेकिन आपका प्राइस लेवल क्या होगा, कम हो गया। तो ये हमने तो डायरेक्ट रिलेशन किया था ना, पर यहाँ पे कौन सा रिलेशन अकर हो गया, दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट बात करने से पहले आपको बच्चे रिमाइंड करवा देती हूँ, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इन सभी की वीडियोज़ की PDF फाइल अवेलेबल हो जाएगी। जो प्रीवियस भी मैंने आपको लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किए सभी की आपके PDF फाइल्स उसमें टेलीग्राम चैनल में पड़ी है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अब नेक्स्ट बात करते हैं 10th पॉइंट की, वो है डिफ़िकल्ट टू मेजर द वेलोसिटी। बच्चे वेलोसिटी को मेज़र करना बड़ा ही मुश्किल है। कितनी टाइम्स जो है वो यूनिट मनी का हैंड टू हैंड ट्रैवल किया, कौन कैलकुलेट कर पाएगा उसको। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मेज़र द वेलोसिटी ऑफ मनी इन द फिशर्स इक्वेशन। कितनी बार एक यूनिट ऑफ मनी अपने मतलब ट्रैवल कर रहा है, हैंड्स में चेंज हो रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है उसको कैलकुलेट करना। Moreover, in order to know the total quantity of money, it is necessary to know the quantity of money lying hoarded in the private chest. अगर हमें पूरी टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी को पता करना है तो ये भी पता होना चाहिए कि प्राइवेट वाले लोगों के पास कितना पैसा पड़ा है, कितना पैसा उन्होंने होल्ड करके रखा है। अब जैसे कि इंडिया की बात करें तो ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट है, मतलब अनअकाउंटेबल मनी जो ब्लैक मनी होती है। इस तरीके से तो जो कितनी क्वांटिटी है मनी की उसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। अब वेलोसिटी वो ट्रैवल तो कर रही है वो पैसा, लेकिन वो अकाउंट में ही नहीं आ रहा, तो कैसे गवर्नमेंट को पता चलेगा कि कितना पैसा टोटल में मनी का फ्लो कर रहा है। तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है वेलोसिटी को ढूंढ पाना। मोर ओवर वेलोसिटी में बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट, आप लोग उसको शॉर्ट पीरियड में तो कांस्टेंट ले सकते हो, लेकिन वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में। नेक्स्ट है बच्चे, इट फेल्स टू इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ मनी। वे दोनों को साथ में रखना बड़ा कहते हैं मुश्किल हो जाएगा। लॉर्ड केन्स के अकॉर्डिंग दिस थ्योरी हैज़ ड्रॉन अ वेज बिटवीन द थ्योरी ऑफ रिलेटिव प्राइस और थ्योरी ऑफ वैल्यू, और साथ में क्या लिया है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट प्राइस एंड द थ्योरी ऑफ मनी। तो इस तरीके से ये लिंक करने की कोशिश की गई है। अब जो थ्योरी आपकी डॉन पटिनकिन है उन्होंने इसको क्या बताया है, क्लासिकल डिकोटॉमी। क्लासिकल डिकोटॉमी क्या होता है, जो क्लासिकल के व्यू पॉइंट्स होते हैं उसी को लेके ये थ्योरी चली है। ये थ्योरी बच्चे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड थ्योरी ऑफ मनी के बीच में। तो रिलेटिव प्राइजेस है वो किस तरीके से डिटर्मिन होते हैं, जो आपके रिलेटिव प्राइस है दैट आर डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ठीक है, एंड जनरल प्राइस लेवल, एंड विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब सारी चीज़ें क्या है, बड़े ही एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, भले वो डिमांड है भले वो सप्लाई है, किन की, कॉमोडिटीज़ की या फिर मनी की। ये सारा का सारा जो चक्कर है ना, दोनों एक साथ में क्या है, लिंक करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास, इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। अब ये थ्योरी ज़्यादातर ना मॉनेटरी फैक्टर्स को ही लेके चली है, जैसे ठीक है कि प्राइस लेवल को लेके चली है, लेकिन किसी का पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, किसी का साइकोलॉजिकल बिहेवियर, उसके व्यू पॉइंट्स ये क्या होते हैं बच्चे, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मेजर्स द थ्योरी इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को इग्नोर करती है प्राइस लेवल पे। इट इज़ नॉट अ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अलोन दैट इफेक्ट्स द प्राइस लेवल। अकेली मनी की क्वांटिटी ही प्राइस लेवल पे प्रभाव नहीं डालती, बल्कि बहुत सारे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे पॉलिटिकल है, साइकोलॉजिकल है, उनका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है आपके प्राइस लेवल पे। नेक्स्ट है, इट मेजर्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी मेजरमेंट करती है, कैश के ट्रांजैक्शन की। तो लॉर्ड केन्स के अकॉर्डिंग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मेजर्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बस ये ट्रांजैक्शंस को मेजर कर रही है, लेकिन कितने लोगों के हाथ में क्षमता है, ठीक है, पावर है मनी की, वो नहीं उसने डिस्कस किया। फिशर्स की इक्वेशन में मनी किससे रिलेट करता है, जनरल प्राइस लेवल को, और जनरल प्राइस लेवल किससे रिलेट करता है, सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज को। अब दैट मीन्स जनरल प्राइस लेवल रेफर्स टू बोथ
कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स, दोनों को ही डिस्कस करेंगे। सो दस टोटल ट्रांजैक्शन में क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर गुड्स भी आएगी और कंज्यूमर गुड्स भी आएगी। इस तरीके से देखा जाए तो प्रोड्यूसर गुड्स इन जनरल प्राइस लेवल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इस तरीके से देखा जाए तो कितनी क्षमता है चीज़ों को खरीद पाने की, परचेजिंग पावर कितनी है, यदि उसको हम एक्यूरेटली तो ढूंढ नहीं सकते। मोर ओवर अगर कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ वेरी असेंशियल टू मेजर एक्यूरेटली। तो कंज्यूमर तो यही चाहेगा ना, मेरे पास कितनी क्षमता है, उस पैसे से मैं कितने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पा रहा हूँ, उसके लिए तो वही सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और वही हम इस थ्योरी में क्या है ढूंढ नहीं पा रहे। तो ये थ्योरी क्या हो जाएगी, अनसेटिस्फैक्ट्री। 14th है स्टैटिक थ्योरी। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, एक स्टैटिक थ्योरी है ना कि डायनामिक थ्योरी है। इट स्टडी सिंपली रिवील्स दैट, इसकी स्टडी हमें क्या बताती है, दैट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इज फॉलोड बाय द चेंज इन प्राइस लेवल विदाउट एनी टाइम लैग। मतलब टाइम लैग तो है ही नहीं बीच में, मतलब सीधा का सीधा उसने चेंज बता दिया, इसने ये नहीं बताया भी कितना टाइम लगेगा, कितनी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपको कहीं ना कहीं ये जो आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी है, प्राइस लेवल में चेंजेस हैं, कि कब तक आपका क्या है इफ़ेक्ट पड़ेगा इन चीज़ों पे, तो इसने डायनामिक एलिमेंट्स को तो लिया ही नहीं। 15th है आपके पास, प्राइस इज़ द रिजल्ट ऑफ इनकम्स रैदर देन दैट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी। प्राइस किसका रिजल्ट होता है, इनकम का, ना कि क्वांटिटी ऑफ मनी का। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या लेके चले थे, दैट वैल्यू ऑफ मनी, जो मनी की वैल्यू है वो कौन डिटरमिन करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपकी आमदन और उसका खर्चा। ये कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी पर डिपेंड ही नहीं करता। लो देखो इन्होंने ख़त्म ही कर दी बात, इनकम चाहिए, एक्सपेंडिचर चाहिए, क्वांटिटी ऑफ मनी पे ये चीज़ डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, तो प्रोफेसर क्राउथर के अकॉर्डिंग क्या था, दैट वैल्यू ऑफ मनी इन फैक्ट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टोटल इनकम्स rather than द क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, इट इज़ अ कॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन टोटल इनकम्स ऑफ विच वी गो इन फॉर सर्च। कहते कितना चेंज आएगा इनकम में, उसी तरीके से आपका प्राइस क्या है इन्फ्लुएंस होता है, ना कि क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये था बच्चे कि आपका जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसके सारे के सारे क्रिटिसिज्म है। अब क्रिटिसिज्म आ गए तो दैट मीन्स एक नई थ्योरी भी बिल्डअप होगी। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे कैश बैलेंस या फिर कैम्ब्रिज की इक्वेशंस, कि उन्होंने क्या कहा था, उसमें पीगो की इक्वेशन भी आएगी। ठीक है, बाद में आपके जो केन्स के व्यू पॉइंट है इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को लेके वो भी सारा कुछ आएगा। तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।